गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो सारे के सारे बच्चे प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। इससे पहले मैं अभी का सेशन स्टार्ट करूं, ठीक है, कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है कि सर हमें बहुत डर लग रहा है, सर 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 बताओ ना सर कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें, हमें लग रहा है हम सब भूल रहे हैं। तो देखो बेटा, पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जितने भी आप एग्जाम देते हो ना, वो कभी भी हमारे 2 दिन की पढ़ाई पर बेस्ड नहीं होते, ठीक है ना। सो आप लोगों ने पिछले 6-7 महीने से क्लासेस ली, हम लोगों ने आपके साथ पिछले 2 महीने से इतनी जबरदस्त तरीके से रिवीजन क्लास ली, ठीक है। ऑलमोस्ट स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस हमने करे, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट भी करे। तो ये जो भी कल पेपर आप करने जा रहे हो, ये बेसिकली उन 6 महीने के बेसिस पर तय होगा कि हम लोगों को कितना आता होगा, पहली बात तो, ठीक है ना। तो फिर सर ये जो 2 दिन मिले हैं ना, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं ये भूल रहा हूं, मैं वो भूल रहा हूं, बट सच मानो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर में सब कुछ याद आ जाएगा। बस अभी के लिए आपको जल्दी से जल्दी क्या करने हैं, सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज करना है, उसके ऊपर बेस्ड एक आधा क्वेश्चन लगाना है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। चलो, तो प्री एग्जाम मैंने आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस मैं लेकर आऊंगा जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन के अंदर। तो ये है मेरा प्री एग्जाम सेशन नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग 2-3 टॉपिक ऐसे डिस्कस करेंगे जो ऑड वन आउट है, जो आपके CAFM के मॉड्यूल में दिए हुए हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट अगर आप पिछले कुछ पेपर्स देखोगे ना, तो जिसे ऑड वन आउट कहा गया ना, ICSI उसी में से एग्जाम को सेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2-2, 3-3, 5-5 मिनट के टॉपिक्स हैं, एक बार ही रिवाइज हो जाएंगे। हो सकता है कि अगर वो पेपर में आ जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ 2-3 टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनेंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सामने देखेंगे जरा। तो अगर आप अपना स्टडी मैट देखेंगे ना, तो वहां पर ना आपको एक कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर आपको एक टॉपिक दिखेगा, वर्किंग कैपिटल लिवरेज। जैसे आप लोगों ने लिवरेज एनालिसिस पढ़ा, आपने OL पढ़ा, आपने FL पढ़ा, आपने CL पढ़ा, इसी तरह से एक और लिवरेज होती है जिसका नाम होता है वर्किंग कैपिटल लिवरेज। अब बच्चा कहता है सर ये वर्किंग कैपिटल लिवरेज क्या होती है, तो उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर प्रश्न कैसे आएगा वो भी समझने की कोशिश करते हैं, राइट। देखिए, वर्किंग कैपिटल लिवरेज का मतलब क्या होता है, आप सबको मालूम है, लिवरेज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिवनेस। वर्किंग कैपिटल लिवरेज का मतलब होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आ गए, मान लो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है या वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है, तो इसका असर हमारी ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स पे क्या पड़ेगा। मैं रिपीट कर देता हूं, वर्किंग कैपिटल लिवरेज का मतलब क्या होता है, चेंज इन ROI बिकॉज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी कि हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे क्या चेंज आएगा अगर हमारी वर्किंग कैपिटल में चेंज आ जाता है। तो बेसिकली जब हम वर्किंग कैपिटल लिवरेज निकालते हैं, तो हमारा जो पहला फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, परसेंटेज चेंज इन ROI, परसेंटेज चेंज इन ROI अपॉन में परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर, अगर आप देखोगे तो आपको पहला फॉर्मूला जो आपके स्टडी मैट में देखने को मिलेगा वो यही है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन ROI अपॉन परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वेरी सिंपल। सो सपोज करो कि बच्चा कहता है सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, वेरी सिंपल। तो कौन बताएगा इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा होगा। अगर मैं आपको ये लिख दूं कि हमारी वर्किंग कैपिटल में 10% से चेंज आया और हमारी ROI में मान लो 20% से चेंज आया, तो इसका मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल लिवरेज जो है वो कितना आ गया, 2 टाइम्स आ गया। सो सिंपल, यस सर। तो पहला फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूले के बेसिस पर क्या हमें डेफिनेशन भी आ गई, यस। अगर मान लो पेपर में आ जाए डिफाइन वर्किंग कैपिटल लिवरेज, तो कैसे डिफाइन करोगे, यस बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। वर्किंग कैपिटल लिवरेज इज बेसिकली परसेंटेज चेंज इन ROI बिकॉज ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। डन, ठीक है। और ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। अब अगर आपको याद हो तो जैसे आपने OL पढ़ा था, FL पढ़ा था, CL पढ़ा था, आपको याद होगा आपने OL के 2 फॉर्मूले पढ़े थे,
एक फॉर्मूला वैल्यू निकालने में हेल्प करता है, दूसरा फॉर्मूला रिलेशनशिप में हेल्प करता है। ऐसे एफएल के भी दो फॉर्मूले, सीएल के भी दो फॉर्मूले, बिल्कुल उसी प्रकार से वर्किंग कैपिटल लेवरेज के भी हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक जो रिलेशनशिप डिफाइन करता है, ठीक है, और दूसरा जो वर्किंग कैपिटल लेवरेज को क्वांटिफाई करने में हमारी मदद करता है। मान लो मुझे यह पता लगाना हो कि किसी भी कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल लेवरेज है कितनी, सिर्फ क्वांटिफिकेशन करनी हो, तो याद रखना ये हमारा सेकंड फॉर्मूला होता है। तो आप लिख लीजिए सेकंड फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल लेवरेज इज, वर्किंग कैपिटल लेवरेज का सेकंड फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन में टोटल एसेट्स प्लस चेंज इन करंट एसेट्स। ठीक है जी, करंट एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स प्लस चेंज इन करंट एसेट्स, ये है हमारा वर्किंग कैपिटल लेवरेज को क्वांटिफाई करने का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो अगर मान लो पेपर में आ जाता है सिर्फ फाइंड वर्किंग कैपिटल लेवरेज, हो सकता है कि वो आपको ये दो इंफॉर्मेशन दे दे तो आपको पहला वाला फॉर्मूला लगाना है, हो सकता है कि आपको ये वाली इंफॉर्मेशन दे दे तो आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है, राइट। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो ऊपर क्या आएगा करंट एसेट्स, नीचे क्या आएगा टोटल एसेट्स प्लस चेंज इन करंट एसेट। लेट्स डू वन क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास दो कंपनीज दी हुई हैं एक्स एंड वाई, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आएगा। यू कैन सी इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास दो कंपनीज हैं एक्स एंड वाई, इनके फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं, इनके करंट एसेट्स, इनके टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब वो यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। You are required to compare the sensitivity earnings of two companies अगर 30% चेंज आ जाता है in the level of current assets। यानी कि अगर हमारे करंट एसेट्स में 30% से चेंज आ जाता है तो आपको बताना है कि हमारी अर्निंग्स में क्या फर्क पड़ेगा ना। सी कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि वर्किंग कैपिटल लेवरेज निकालना है, लेकिन समझ जाना जब भी करंट एसेट्स में चेंज अगर आ रहा हो और उस चेंज का प्रभाव वो आपकी अर्निंग पे पूछता है तो समझ जाना कि ये वर्किंग कैपिटल लेवरेज का ही क्वेश्चन है। सबको क्लियर हो गया, राइट। तो अब यहां पर हमें समझ आ गया कि जो डेल्टा है ना, डेल्टा वो 30% है। डेल्टा कितना है, 30%। तो आपने सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है बताओ, करंट एसेट्स अपॉन में टोटल एसेट्स प्लस डेल्टा करंट एसेट्स। अब इसको फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो। एक्स लिमिटेड में करंट एसेट्स कितने हैं, 10 लाख। ठीक है सर। व्हाट अबाउट टोटल एसेट्स, सर 14 लाख। प्लस व्हाट अबाउट डेल्टा, डेल्टा करंट एसेट्स कितना, चेंज इन लेवल ऑफ करंट एसेट इज 30%। तो आप मुझे बताओ करंट एसेट्स हैं कितने, 10 लाख के, 10 लाख का 30% इज 3 लाख। तो आपने यहां पर 3 लाख से, अच्छा यहां पर ना इन्होंने बताया नहीं है चेंज का मतलब क्या है, तो आप हमेशा इसको ये मानेंगे चेंज का मतलब है रिडक्शन इन करंट एसेट्स। तो क्योंकि रिडक्शन हुआ है तो माइनस करेंगे। अब बच्चा कहता है ये 3 लाख कैसे आया, दोबारा सुन लो। करंट एसेट्स में 30% से डिक्लाइन आया, 10 लाख का 30% यानी कि 3 लाख से हमारा चेंज ऑफ करंट एसेट हुआ। तो यहां पर हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया बटा 11, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा 0.9 समथिंग, क्या ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर, आपकी बुक में ये मिसप्रिंट दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लाख आएगा बेटा एंड देन ये 11 लाख आएगा। क्लियर हो गया। ऐसी अगर मुझे वाई का वर्किंग कैपिटल लेवरेज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, अगेन करंट एसेट कितना है 4 लाख अपॉन में टोटल एसेट कितना है 14 लाख माइनस 30% चेंज इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स 4 लाख है, उसमें 30% यानी कि 1,20,000 का चेंज आएगा, तो वो मैं यहां लिख दूंगा 1,20,000। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 लाख डिवाइड बाय 12 ना 13 लाख नहीं, यस 1280 आएगा ना, 1280। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। सो आई एम होपिंग फॉर, अगर पेपर में आ जाता है वर्किंग कैपिटल लेवरेज निकालो, निकाल लोगे। लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। सारे बच्चे इसको करके जरूर चेक कर लेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं यहां पे आपको दे रहा हूं टू फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल लेवरेज। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो इनमें से कोई भी एक इस तरह का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। पहला, परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल is 20%, whereas percentage change in ROI is 40%। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आप स्ट्रेट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला, मान लो हमारे करंट एसेट्स दिए हुए हैं 2 लाख,
हमारे फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं 8 लाख, हमारे टोटल एसेट्स दिए हुए हैं 10 लाख। ठीक है जी, फाइंड करो वर्किंग कैपिटल लेवरेज। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है वो वर्किंग कैपिटल लेवरेज स्ट्रेट अवे बोले, वो आपको ये भी बोल सकता है फाइंड आउट करो सेंसिटिविटी इन योर अर्निंग्स ड्यू टू 30% या 40%, ड्यू टू 40% फॉल इन करंट एसेट्स। ठीक है जी, तो आपके सामने 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, आप दोनों क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे तो दैट मींस वर्किंग कैपिटल लिवरेज आपको आता है। और अगर आपसे कोई मीनिंग पूछता है तो आप मीनिंग वैसे मैं बता चुका हूं, आप यहां से पढ़ भी सकते हो, चेक करो। वर्किंग कैपिटल लिवरेज का मतलब क्या होता है? इट मेजर्स सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न, यानी कि ये पता लगाता है हमारे रिटर्न में कितना चेंज, सेंसिटिविटी मतलब होता है चेंज, ड्यू टू किसकी वजह से बेटा? विद चेंज इन द लेवल ऑफ करंट एसेट्स। अगर हमारे करंट एसेट्स में चेंजेस आएंगे तो हमारी रिटर्न में कितना चेंज आएगा, दैट इज वर्किंग कैपिटल लिवरेज की डेफिनेशन। लॉक करें, ब्यूटीफुल। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे ना इसी चैप्टर के अंदर, अगर आप देखोगे तो आपको ना एक टॉपिक दिखेगा हेमडा इक्वेशन। ठीक है ना, हेमडा इक्वेशन। अब ये हेमडा इक्वेशन क्या होती है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पहले पीछे जाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बीटा, याद आ रहा है? सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क और इसको कैसे निकालते हैं, तो आई एम होप सबको मालूम है। कौन बताएगा कैसे निकालते हैं? सर, बीटा का फॉर्मूला होता है रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ओवर रिस्क ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। यही पढ़ा था आपने। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बीटा, तो बीटा का मतलब होता है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ओवर रिस्क ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो आप निकालते हो ना, इसको ना हम बोलते हैं अनलिवर्ड बीटा। अनलिवर्ड बीटा बोलते हैं, यानी कि ये जो आप बीटा की वैल्यू निकालते हो ना, ये अनलिवर्ड बीटा होता है। अनलिवर्ड बीटा का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर डेट नहीं है। यानी कि अगर आपकी कंपनी में डेट नहीं है और अगर मुझे उस कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क निकालना हो तो हम इस तरह से निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, हेमडा इक्वेशन क्या है? हेमडा इक्वेशन हमें सिखाता है हाउ टू कैलकुलेट लिवर्ड बीटा। तो अगर पेपर में आ जाए फाइंड लिवर्ड बीटा, यानी कि बीटा के साथ एक वर्ड लिखा हुआ आ जाए, क्या? लिवर्ड बीटा लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी, या फिर अगर आपको मैं ऐसे लिख दूं फाइंड हेमडा इक्वेशन, मान लो मैं यही लिख दूं, तो समझ लेना हेमडा इक्वेशन भी लिवर्ड बीटा ही होती है और लिवर्ड बीटा तो लिवर्ड बीटा होता ही है। तो बेसिकली सर आप ये कहना चाह रहे हो कि हेमडा इक्वेशन इज नथिंग बट द वे टू फाइंड आउट लिवर्ड बीटा। यस सर, इट इज द वे टू फाइंड आउट लिवर्ड बीटा। क्या सबको क्लियर है? यस सर। अब ये लिवर्ड बीटा कैसे निकालते हैं, तो इसका हमें एक फॉर्मूला है जो आपको बस लर्न करना है, बिकॉज अब परसों एग्जाम है, तो अभी डेरिवेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ो और उसका एक क्वेश्चन करो एंड दैट्स इट। ठीक है ना। लिवर्ड बीटा कैसे निकलता है, तो याद रखना लिवर्ड बीटा के लिए सबसे पहले आपको लेना है अनलिवर्ड बीटा। क्या लेना है? अनलिवर्ड बीटा। तो उसमें 1 + 1 माइनस टैक्स रेट इनटू डेट अपॉन इक्विटी। नोट कर लीजिए इसको। बीटा अगर लिवर्ड का मतलब होता है अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट आ जाए तो उसको लिवर्ड बीटा निकालना पड़ेगा, और लिवर्ड बीटा निकालने के लिए अनलिवर्ड बीटा ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 1 माइनस टैक्स रेट इनटू डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए हेमडा इक्वेशन। तो हेमडा इक्वेशन जब भी हेमडा इक्वेशन आएगा तो आपके पास हमेशा अनलिवर्ड बीटा होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको टैक्स रेट पता होना चाहिए, आपको आपकी कंपनी का डेट इक्विटी का रेशियो पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में कितना पोर्शन ऑफ डेट है और कितना पोर्शन ऑफ इक्विटी है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे। द कंपनी हैज अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 0.7:1, यानी कि आपके सामने डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 0.7:1।
ठीक है सर। फिर उसके बाद इन्होंने हमें दिया हुआ है टैक्स रेट भी दिया हुआ है, अनलिवर्ड बीटा भी दिया हुआ है, आपको हेमेडा कॉफिशिएंट या लिवर्ड बीटा निकालना। आप देख रहे हो या तो लिखा होगा हेमेडा कॉफिशिएंट या फिर लिखा होगा लिवर्ड बीटा निकालो, ठीक है ना, तो एक ही बात है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अनलिवर्ड बीटा 1 + 1 माइनस टैक्स रेट इनटू डेट अपॉन में इक्विटी। डेट इक्विटी रेशो 0.7:1, ठीक है जी। बस इसको हमें सॉल्व करना है। 0.75 1 + 0.66 इंटू 0.70, जो भी आएगा हमारे पास उसको 1 में प्लस करके इंटू ये करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.09। तो लिवर्ड बीटा का मतलब होता है सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ जाती है किसी भी कंपनी में अगर उस कंपनी में डेट की मात्रा यानी कि चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर हो और डेट की मात्रा बढ़ जाए तो। क्लियर है? तो प्लीज मेक श्योर यहां पर आपको, यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, कहता है एज द बीटा ऑफ द कोफिशिएंट राइजेस, जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा द एसोसिएटेड रिस्क ऑफ हैविंग हायर डेट विल ऑल्सो राइज। ठीक है ना, यानी कि उस कंपनी में जितना ज्यादा डेट बढ़ता जाएगा उस कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा। याद रखना, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जा रहे हो आपकी कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ता जाएगा। ये हमें बताया जाता है हैमेडा इक्वेशन के अंदर। तो आई एम होपिंग फॉर हैमेडा इक्वेशन समझ आ गया। हैमेडा कोफिशिएंट या लिवर्ड बीटा जब भी निकालना हो तो आपको अनलिवर्ड बीटा दिया होगा, टैक्स रेट दिया होगा, डेट इक्विटी रेशियो का कॉम्बिनेशन दिया होगा, एंड दैट्स इट। सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर 4 to 5 मार्क्स। क्लियर?